हेलो एवरीवन, क्वांटम लैब में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रिक्शन और इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रिक्शन होता क्या है। फ्रिक्शन के बारे में डेफिनेशन के बारे में। तो फ्रिक्शन एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है जो हम पहले से पढ़ चुके हैं, राइट। और फ्रिक्शन कब लगता है? जब दो कॉन्टैक्ट सरफेस, राइट, दो सरफेसेस जब एक दूसरे कॉन्टैक्ट में हो, रिलेटिवली एक दूसरे के मूव करने की कोशिश करते हैं या मूव करती है, राइट। अब फ्रिक्शन कोई ज़रूरी नहीं है कि तभी लगे जब बॉडी मूव कर रही है। जब बॉडी रुकी हुई हो तब भी फ्रिक्शन लग सकता है। पर ये भी बात सही है कि फ्रिक्शन अगर बॉडी रुकी हुई है तो इसका मतलब ये भी नहीं कि फ्रिक्शन लग ही रहा है, राइट? जैसे कि अगर एक बॉक्स है, वो एक टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है? अब ये इस टेबल पे जस्ट रखा हुआ है, तो और रेस्ट पे है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा अभी। ओके, पर यही बॉक्स अगर हम कुछ फोर्स लगाएं और तब ये मूव नहीं कर रहा, तब भी रेस्ट पे है, तो उस केस में यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है। मतलब अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये बॉडी इस फोर्स के चलते आगे मूव कर चुकी होती। दैट मीन्स ये जो बॉडी है, वो लेट्स से बॉडी ए, ये मूव करने की कोशिश कर रही है, मूव करना चाहती है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और ये सरफेस, लेकिन ये मूव नहीं कर पा रही, राइट। उससे उस और वो क्यों नहीं मूव कर पा रही? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। क्लियर? तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो तब लगता है जब बॉडी दूसरे जब दो कॉन्टेक्ट, दो सरफेस कॉन्टेक्ट में हो और दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करने की कोशिश करें। क्लियर? अब दूसरी बात है कि ये जो फोर्स है ना, ये एक्चुअल मोशन को अपोज नहीं करता, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, ये एक्चुअल मोशन को अपोज नहीं करता, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। कैसे? अभी किल देख लो। इधर हम फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी इधर मूव करने की कोशिश कर रही है, राइट। इट वांट्स टू मूव इन दिस डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है? इधर। फ्रिक्शन फोर्स अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि अच्छा ये फोर्स तो इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, राइट। बॉडी इधर मान लो मूव कर रही है विथ सर्टेन एक्सेलरेशन, तो इधर या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन इधर लग रहा है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ से देख के तो ये लग रहा है ना कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज कर रहा है। मान लो कि यहाँ पे इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हो जिसका नाम है बी। अब ये भी, अब ये मूव कर रहा है, फोर्स हम लगा रहे हैं ए पे, और ए और बी साथ साथ मूव कर रहे हैं। इस केस में बी पे तो कोई डायरेक्ट फोर्स नहीं लग रहा, पर बी क्यों ए के साथ मूव कर रहा है? क्योंकि देर इज सम फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन दीज टू सर्फेसेस। ए और बी ब्लॉक के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है, और वो फ्रिक्शन फोर्स जो है बी को मोशन प्रोवाइड कर रहा है। मतलब वो बी के मोशन के डायरेक्शन में है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो है हमेशा मोशन के अगेंस्ट में नहीं होता, वो रिलेटिव मोशन के हमेशा अगेंस्ट में होता है, राइट। एक्चुअल मोशन के अगेंस्ट में हमेशा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स के मेन रीजन के बारे में। तो ओल्ड, इसमें दो थ्योरीज है। पहले तो है ओल्ड थ्योरी। ओल्ड थ्योरी क्या है? पहले लोग ये मानते थे कि जो फ्रिक्शन होता है वो होता है क्यों? क्योंकि जो सर्फेसेस है ना, कॉन्टेक्ट सर्फेसेस, वो उनमें ना काफी ग्रूव्स होते हैं। मतलब उनको जैसे डिटेल में देखें तो काफी स्मूथ नहीं होते, रफ होते हैं। तो उन रफ सर्फेसेस के बीच में ग्रूव्स होते हैं, और ये जो है ग्रूव्स जो है एक दूसरे को इंटरलॉक कर लेते हैं दोनों सर्फेस के, और जिसकी वजह से बॉडी पे फ्रिक्शन आता है, राइट। ये थी ओल्ड थ्योरी। लेकिन लेटर ऑन ये डिस्कवर किया गया, ठीक है, कि ये जो फोर्स है ना, ये बेसिकली आता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है बिटवीन कॉन्टेक्ट सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में। तो उनकी वजह से ये फ्रिक्शन फोर्स आता है, राइट। तो ये हो गया मेन रीजन। तो हम अगर हमसे पूछा जाए कि फ्रिक्शन का मेन रीजन क्या होता है, तो फ्रिक्शन का मेन रीजन होता है कि जब दो सरफेस एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आते हैं और उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है, उनके सरफेसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, और यही फोर्स होता है फ्रिक्शन का मेन रीजन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब फ्रिक्शन वो कौन सी चीजें हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करती हैं? तो फ्रिक्शन को दो चीजें मेनली अफेक्ट करती हैं। सबसे पहला तो हो गया कॉन्टेक्ट एरिया, जो सरफेस है। अगर ऐसे सिंपल से एग्जांपल अगर मैं पूछूं, एक ऐसे करके बॉक्स है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है और ये उसको हमने सेम ऑब्जेक्ट को ऐसे लेटा दिया। अब सरफेस फ्रिक्शन, सरफेस जो है वो फ्रिक्शन लेस नहीं है, मतलब उसमें फ्रिक्शन है। तो अब बताओ, अगर हम दोनों को यहाँ से पुश करें तो किसको पुश करना आसान होगा? अगर सेम फोर्स लगाएं तो, या फोर्स भी लगाएं तो किसको पुश करना आसान होगा?
ऑब्वियसली आपका आंसर होगा ये। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्टेक्ट सरफेस कम है। कॉन्टेक्ट सरफेस कम है तो इसमें कम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा हो। यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, राइट? इसलिए इधर पुश करना ज़्यादा आसान है उसके इसके अलावा, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया के, ठीक है? सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस। कोई दिक्कत? दूसरा है फ्रिक्शन फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। अगर बॉडी इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, राइट? अब यहाँ पे एक ना कैच है कि जो आगे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, ये कंप्लीटली नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से डिपेंड नहीं करता। इसका सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है। बाकी ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो नॉर्मल पे डिपेंड नहीं करता। कोई दिक्कत? ओके, तो आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन एज इट्स नेम सजेस्ट, टाइप ऑफ फ्रिक्शन जो है दो तरह के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, बॉडी स्टैटिक होता है। ये हम लिख सकते हैं फॉर स्टैटिक बॉडी, फॉर स्टैटिक बॉडी और फॉर बॉडी एट रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट पे हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, और फॉर मूविंग बॉडी ऐसे लिख सकते हैं, जब बॉडी मूव कर रही हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको और डिटेल में समझने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। आपके सामने आपके टेबल पे कोई बुक रखी होगी, है ना? उसको अपने पास रखो टेबल के ऊपर, और हल्का सा फोर्स लगाओ। मैं पहले स्टार्ट करो काफ़ी कम अमाउंट फोर्स से, और इतना फोर्स कि वो मूव ना करे पहले। तो ये हम फोर्स लगा रहे इधर, ये हो गया एफ का वैल्यू इस साइड से, राइट? और ये इधर एफ लगा रहे हैं, बॉडी मूव नहीं करी, तो क्या हो रहा है, इधर से फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। और सिंस ये बॉडी मूव नहीं कर रही तो फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है वो एफ के बराबर ही लग रहा है, तभी तो नेट फोर्स जीरो है और बॉडी मूव नहीं कर रही, राइट? हमें अब अगर फ्रिक्शन फोर्स, अगर फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होता तो बॉडी मूव कर रही होती, फ्रिक्शन फोर्स को कुछ नहीं रोक पाता, है ना? लेकिन सिंस फ्रिक्शन फोर्स इसको कंप्लीटली बॉडी को मूव करने नहीं दे रही, इसका मतलब जितना फोर्स लगा रहे होते हैं फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। फिर हम क्या कर रहे हैं, मतलब बॉडी मूव नहीं कर रही, तो फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा फोर्स बढ़ाया। जब जैसे ही हमने थोड़ा सा फोर्स बढ़ाया, बॉडी अभी मूव नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना हमने लगाया था फ्रिक्शन फोर्स भी उसी रेंज में बढ़ गया जितना अभी ये नया, ये मान लो F1, ये हो गया F2, यहाँ पे F2, फिर हमने फोर्स को बढ़ाया F3, फिर से बॉडी मूव नहीं करी, इसका मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन फोर्स फिर से वो भी बढ़ गया, राइट? F3। अब क्या है, हम इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि बॉडी मूव करने लगेगी, राइट? फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाते गए तो फ्रिक्शन फोर्स भी हमारा बढ़ते गए तब तक जब तक से बॉडी अचानक से मूव ना करने लगे, राइट? कोई दिक्कत? तो जैसे ही बॉडी मूव करने लगेगी तब हमारे पास क्या आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन जब तक से बॉडी मूव नहीं कर रही तब हमारे पास क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और हमने देख लिया कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो मतलब डिपेंड कर रहा है कि अप्लाइड फोर्स कितना है। जितना फोर्स लगा रहे उतना स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। जैसे जैसे फोर्स का वैल्यू बढ़ता जाता है, एक जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका वैल्यू एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, उसको कहते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। आगे हम पढ़ेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्या बोलते हैं हम, लिमिटिंग फ्रिक्शन। कोई दिक्कत नहीं? और जैसे बॉडी लिमिटिंग, जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग फोर्स फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है, बॉडी तुरंत मूव करने लगती है, और उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा होता है उसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है? अब इसको थोड़ा सा आगे बात करते हैं वन बाय वन। स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब बॉडी रेस्ट पे हो, राइट? अब when two bodies have tendency to move over each other but they are not moving with respect to each other, then their relative motion is opposed by the surface. This opposition force is called static friction. समझ में आई बात? जब दो बॉडीज हैं, एक दो, ठीक है, अब दोनों जो है मूव करना चाह रहे हैं, इसको हमने ले लिया ए, इसको हम लिया बी। अब अ, अब जैसा मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बताया था, स्टैटिक फ्रिक्शन सिर्फ अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है। जैसे ना, इस ये बॉडी रेस्ट पे है बी, हमने
ए पे फोर्स लगाया। अब बी के रिस्पेक्ट में ए आगे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, राइट? तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? बी ए पे लगाएगा पीछे की तरफ, क्योंकि रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है, राइट? उसी तरह से ए आगे आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो ए के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो बी पीछे की तरफ जा रहा है, तो ए बी पे किधर फोर्स लगाएगा? इधर, फ्रिक्शन। ठीक है, समझ में आई बात? तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो रिलेटिव मोशन के अपोजिट में लगता है। समझ में आगे बात? अब स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ये डिपेंड करता है कि कितना हम फोर्स लगा रहे हैं, राइट? ये डिपेंड नहीं करता कि नॉर्मल रिएक्शन क्या है। समझ में आई बात? अगर हम थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी उतना ही लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स कभी भी जो स्टैटिक फ्रिक्शन में कभी भी ज़्यादा नहीं होगा अप्लाइड फोर्स से। कोई प्रॉब्लम? जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, ये एक पॉइंट पे आप पहुंचेगा जिसको हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो होगा मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स। उसके बाद जस्ट बॉडी मूव कर लेगी। क्लियर? और इसी वजह से इसी नेचर से जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको हम सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन ही बोलते हैं। मतलब फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होता है स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, कम लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा। कोई दिक्कत? और उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पे, राइट? ये हमारा अगर बॉडी है और ये सरफेस है, तो इसका मान लिया अगर मास m है तो ऊपर लग रहा है n, नीचे लग रहा है mg, राइट? तो इसका जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, राइट? अगर ये इधर मूव करने की कोशिश कर रहा है तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा नॉर्मल के। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट यूज करना पड़ता है। प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं इसको, यहाँ पे म्यू। और ये जो म्यू है ना, ये म्यू एस, इसको बोलेंगे कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको बोलेंगे कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं? अब जैसे बॉडी मूव कर लेगी, जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन से हल्का सा भी ज़्यादा होगा फोर्स ना, तो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी, और उस समय फिर हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। अब जब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि तब लगता है जब बॉडी मूव कर रही होती है, राइट? तो व्हेन टू बॉडी डू कॉन्टैक्ट सर्फेसेस स्लाइड ऑन ईच अदर, तो फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन देम इज कॉल्ड काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन। कोई दिक्कत? अब ये हमेशा जो है ना, मोशन जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है ना उसके अपोजिट में होगा, या फिर इसमें भी कह सकते हैं कि रिलेटिव मोशन के अपोजिट में होगा। ओके? और ये डिपेंड नहीं करता है कि बॉडी का वेलोसिटी कितना है, और या बॉडी एक्सेलरेट कर रही है या नहीं कर रही है, कितना एक्सेलरेशन है, ये कांस्टेंट होगा, राइट? अगर बॉडी मूव कर रही है, कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, कितना इसका वेलोसिटी, इस पे डिपेंड नहीं करता, राइट? ये किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन। और डायरेक्शन डिपेंड करता है, डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उस डायरेक्शन के अपोजिट में होगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन, राइट? जिस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये काइनेटिक फ्रिक्शन लगा होगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कांस्टेंट होता है, राइट? तो एफ यहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज करेंगे, और ये होगा म्यू के। इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये हो गया ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, ये मतलब ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ना एफ के, ये हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू है ना, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन से स्लाइटली कम होता है। इसका वैल्यू हमेशा कम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। तो अगर हम इसको ग्राफ ड्रॉ करें तो ऐसा ग्राफ आएगा, ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स और ये हो गया अप्लाइड फोर्स। तो जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा।
और एक टाइम पे आएगा, ये हो गया हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये जो पॉइंट है इसको हम बोल सकते हैं, ये पॉइंट आ गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये क्या हो गया? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का ही पार्ट है, और ये हो जाएगा म्यू एस एन के बराबर, राइट। ये फिक्स वैल्यू हो जाएगा दो सरफेस के बीच में। और जैसे ही हम इसको आगे मूव कराएंगे, इससे थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स होगा, बॉडी जो है मूव कर लेगी, राइट। और वहाँ पे फ्रिक्शन का उसके बाद वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, और ये आ जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ये जो वैल्यू आ गया, ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको बोल सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बीच का, सॉरी, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच का ये रिलेशनशिप है, राइट। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से पहले जितना हमने अप्लाइड फोर्स लगाया उतना ही हमारा फ्रिक्शन हुआ। जैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन पहुंचे, उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा फोर्स, अप्लाइड फोर्स, तो फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन का वैल्यू घट जाएगा, वो हम काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा और बॉडी मूव कर लेगी। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कांस्टेंट है। अब इसके बाद जितना भी हम जितनी तेजी से बॉडी को मूव कराएं या एक्सेलरेशन जितना भी फोर्स लगे, उसका इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन उतना ही लगेगा। बस डायरेक्शन का अंतर होगा कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब रिलेटिवली जिस डायरेक्शन में रिलेटिवली मूव कर रही होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। कोई दिक्कत? ओके, चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और उससे कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज एट रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये म्यू एस का वैल्यू दे रखा है क्या हमारे पास? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू दे रखा है 0.2। फिर दे रखा है काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना दे रखा है इन्होंने? म्यू के 0.15। Find the friction force if a horizontal force is 1 Newton, 1.96 Newton और 2.5 Newton। सबसे पहले हम ना लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, पहले स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, तो वो हो जाएगा म्यू एस इंटू एन। और इसका एन का वैल्यू कितना होगा, ऊपर लग रहा होगा एन, नीचे लग रहा है एम जी। तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, एम जी। मास का वैल्यू, मास है 1 kg, और जी का वैल्यू अगर हमने ले लिया 10, लेट जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी का वैल्यू अगर 10 ले लेते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वैल्यू कितना आ गया, 10 न्यूटन, है ना। अब यहाँ पे एफ एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू एस है 0.2, 0.2 इंटू 10 यानी कि ये हो गया 2 न्यूटन। और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो गया, म्यू के एन, यानी कि एफ, ये कितना हो गया, वो 0.15 इंटू 10 यानी 1.5 न्यूटन। कोई दिक्कत? ये हो गया एफ एस लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये हो गया हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन। आप समझते हैं बात को, कि जैसे जैसे बॉडी को मूव कराएंगे, ठीक है, 2 न्यूटन तक, जब तक से अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन से कम रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स जितना हम फोर्स लगा रहे हो उतना ही रहेगा। लेकिन जैसे 2 न्यूटन से ज़्यादा हुआ तो काइनेटिक जो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा 1.5 न्यूटन, राइट। अब जैसे यहाँ पे ए केस बात करते हैं, ए का जो वैल्यू है 1 न्यूटन, यानी कि अप्लाइड फोर्स जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। तो जब लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है तो जितना हम फोर्स लगा रहे होते हैं उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है। तो ए के केस में फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा हमारे पास, 1 न्यूटन का। बी में अब देखो ये 1.96 है, और हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो 2 न्यूटन है, यानी 2 न्यूटन से स्टिल कम है। तो इस केस में भी हमारे पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही लगेगा। तो यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा 1.96 न्यूटन। अब सी में, अब यहाँ पे देख रहे हैं 2.5 न्यूटन, जो कि ज़्यादा है लिमिटिंग फ्रिक्शन है, यानी कि इस समय अप्लाइड फोर्स में बॉडी मूव करने लगेगा। जब जो बॉडी मूव करने लगेगी तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। तो इस केस में जो फ्रिक्शन आएगा वो कितना हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट इज 1.5 न्यूटन। ठीक है, आई होप कि सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल से। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है क्या, क्या बॉडी ऑफ मास 5 kg इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 1/√3। फाइंड व्हाट पुलिंग फोर्स शुड एक्ट ऑन द बॉडी एट एन एंगल 30 डिग्री
टू द हॉरिजॉन्टल सो दैट द बॉडी जस्ट बिगिन टू। अब जब भी ये क्वेश्चन आया ना जस्ट बिगिन टू मूव, तो यहाँ पे हम ना जो अप्लाइड फोर्स है उसको लिमिटिंग वैल्यू से इक्वेट करेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से इक्वेट करेंगे। क्लियर? तो ये है हमारा, मान लो बॉडी, ये ब्लॉक जो है और ये इसका मास हो गया, इधर हमारा इस पे ऐसे करके हम फोर्स लगा रहे हैं, ये हम मानने लगा है एफ, और ये कितने एंगल पे लग रहा है, 30 डिग्री पे। ठीक है, तो वो पूछा गया है कि एफ का कितना वैल्यू आएगा, राइट, कि बॉडी जो है जस्ट मूव करना स्टार्ट करे, यानी कि जो एफ इधर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स हो वो फ्रिक्शन फोर्स के लिमिटिंग वैल्यू के बराबर हो, राइट। कोई दिक्कत? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एफबीटी बना लेंगे, इस पे ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल, नीचे इसका एम जी। ओके, अब फोर्स के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक आएगा इधर एफ कॉस थीटा, एफ कॉस 30 डिग्री, और उधर आके आ जाएगा प्लस एफ साइन 30 डिग्री। कोई दिक्कत? तो हम एन का जो वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, एन प्लस एफ साइन 30 डिग्री, ये होगा एम जी के बराबर, और यहाँ से आ जाएगा एन इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ साइन 30 डिग्री। एम का वैल्यू है कितना 5 और जी का वैल्यू 10 ले ले तो हो जाएगा 50 प्लस एफ साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो f/2, ये हो गया एन का वैल्यू। अब फ्रिक्शन फोर्स का जो लिमिटिंग वैल्यू वो कैलकुलेट कर लेते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर जस्ट अबाउट जस्ट बिगिन टू मूव में केस में क्या आएगा हमारे पास, एफ कॉस 30 डिग्री, ये किसके बराबर आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर, राइट, फॉर दिस सिनारियो। और एफ कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, ये किसके बराबर होगा, म्यू एस एन, और म्यू एस कितना है हमारे पास, तो म्यू एस है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन जो दे रखा है 1/√3, 1/√3, और एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू है 50 प्लस f/2। ठीक है, तो ये √3 इधर लेके जाएगा तो क्या होगा, √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, तो ये हो गया हमारे पास f 3/2, और ये इक्वल टू हो जाएगा कितना 50 प्लस f/2, है ना। अच्छा, यहाँ यहाँ एक मिस्टेक हुआ है, क्या है देख लो, साइन का मिस्टेक है, और ये आप लोग भी मिस्टेक कर सकते हो, ध्यान रखना। ये प्लस है तो ये प्लस जब इधर आएगा एफ साइन थीटा, तो ये इधर आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे 50 माइनस f/2 रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा, राइट, इस जगह पे हम माइनस ही रखें, तो हमारे पास क्या आ गया, f3/2 माइनस f/2 इक्वल्स टू 50, तो यहाँ से कितना होगा 3f माइनस f, यानी कि 2f/2 इक्वल्स टू 50, और यहाँ से f का वैल्यू कितना आ गया, ये 2 कर दिया तो f का वैल्यू हो गया 50 न्यूटन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम 50 न्यूटन लगाएंगे तो जो हमारा डिजायर्ड कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगा, मतलब कि बॉडी जस्ट मूव करेगा, मतलब 50, ये 50 तो फोर्स हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन का, जैसे ही हम 50 न्यूटन से हल्का सा ही फोर्स ज़्यादा करेंगे बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, इसलिए ये एफ का वैल्यू कितना है 50 न्यूटन। कोई दिक्कत? अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि बॉडी ऑफ मास 0.1 kg इज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल with a horizontal force 5 Newton. If the coefficient of friction is 0.5, then find the force of friction. अब इस कंडीशन को थोड़ा ध्यान से देखो, ये है वॉल हमारा, और इसके पे एक बॉक्स रखा हुआ है, इस पे हमने क्या किया, इधर से प्रेस किया एफ अमाउंट ऑफ फोर्स लगा करके, राइट, और इसका जो वैल्यू है एफ का वो कितना है 5 न्यूटन, इसका बॉडी का मास कितना दे रखा है इन्होंने 0.1 kg। अब यहाँ पे निकालना है कि हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.5, तो हमें निकालना है कितना यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहले समझो कि बॉडी का वेट किधर लग रहा होगा, नीचे mg, हॉरिजॉन्ट वर्टिकल में और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये नीचे की तरफ जाने जाने की कोशिश करेगा, अगर कोई और फोर्स नहीं लग रहा हो तो
तो फ्रिक्शन फोर्स ही इसको बैलेंस कर रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा, ऊपर। ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स, राइट। अब यहाँ पे समझे बात को, इस बॉडी को इधर प्रेस करेंगे तो इधर आएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, राइट। तो बॉडी इधर आ गया नॉर्मल, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मल निकालेंगे। नॉर्मल कितना आ रहा है यहाँ पे, तो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लग रहा है, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ माइनस एन इक्वल टू जीरो, विच मीन्स एन इक्वल्स टू एफ, और एफ का वैल्यू कितना है हमारे पास, 5 न्यूटन। तो नॉर्मल का वैल्यू कितना आ गया, 5 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एफ एस का वैल्यू कितना आएगा, जो एफ लिमिटिंग आएगा, एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आएगा, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस का वैल्यू दे रखा है इन्होंने 0.5 और एन का वैल्यू 5, तो कितना आ गया ये 2.5 न्यूटन। अब ध्यान रहे, बहुत बार क्या करते हैं डायरेक्ट बच्चे कि फ्रिक्शन फोर्स ये आ गया, यही आंसर मार देते हैं, पर ये गलत है, ठीक है। सबसे पहले हमें चेक करना होगा, बॉडी मूव नहीं कर रही तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है, एम जी। इसका मतलब ये एफ एस जो है वो एम जी के बराबर आएगा ना, क्योंकि जब तक से लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो उतना ही फोर्स लगता है जितना उस पर लग रहा हो, मतलब उस पर अप्लाइड फोर्स जितना है उसके बराबर ही स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होता है। ये तो लिमिटिंग वैल्यू है, मतलब 2.5 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स होगा एम का वैल्यू तो वो मूव करना स्टार्ट करेगा, राइट। ये हमने चेक कर लिया कि 2.5 न्यूटन है लिमिटिंग का। अब इसका वर्टिकल डायरेक्शन अगर हम लिखें तो ये बॉडी मूव नहीं कर रही, तो यहाँ पे आ रहा है एफ एस माइनस एम जी इक्वल टू जीरो है। तो एफ एस इक्वल टू कितना आ गया, एम जी, और m है कितना 0.1, और g का वैल्यू अगर हम 10 ले तो कितना आ जाएगा 1 न्यूटन, राइट। तो जो हमारे पास फ्रिक्शन का वैल्यू आ रहा है वो 1 न्यूटन है, ना कि ये लिमिटिंग वैल्यू है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स जो लगेगा वो 2.5 न्यूटन, मतलब कि ये जो बॉडी है ये इस पे नीचे की तरफ अगर 2.5 न्यूटन तक का फोर्स लगेगा तो बॉडी मूव नहीं करेगी, ठीक है। कोई दिक्कत, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखा दे रखा है क्या कि अ ब्लॉक ऑफ मास 3 kg इज इनिशियली एट रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन न्यू एस का वैल्यू दे रखा है ना 0.3 बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस, एंड म्यू के का वैल्यू है 0.25। अ कांस्टेंट फोर्स एफ ऑफ 50 न्यूटन एक्ट ऑन द बॉडी एट एन एंगल 37, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। अब एक्सेलरेशन निकालना है, तो सबसे पहले देखते हैं फ्री बॉडी, ये एफ इधर लग रहा है एंगल पे, राइट। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो नीचे की तरफ कितना लगेगा हमारे पास, अगर ये इधर लग रहा है होगा नॉर्मल, नीचे की तरफ लगेगा एम जी, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, इधर फोर्स लगेगा एफ। ये एंगल अगर थीटा है जो दे रखा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, है ना। अब इस एफ का दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल, ये आ गया हमारे पास एफ कॉस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक है। और बॉडी नीचे तो मूव नहीं करेगी, नहीं बॉडी इधर ही मूव करेगी, तो ये एक्सेलरेशन ए से मूव कर रही है तो ये हो गया एक्सेलरेशन ए, और जब ये इधर मूव करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर, है ना। कोई दिक्कत, तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एन का वैल्यू। एन का वैल्यू कितना आएगा, तो एन वुड बी इक्वल्स टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी, और एफ का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। नहीं, एफ का वैल्यू दिया हुआ है 50 न्यूटन, तो 50 साइन थीटा साइन, और ये है 37, तो 50 साइन 37 का वैल्यू होता है 3/5 प्लस मास दे रखा है इन्होंने 3, और जी का वैल्यू ले लेते हैं हम 10, तो कितना हो गया ये 5 10 जा 50, 10 3 जा 30, 30 प्लस 30 दैट इज 60 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो 60 न्यूटन का है, ओके। अब हॉरिजॉन्टल में देखते हैं, हॉरिजॉन्टल में हमारे पास क्या है एफ कॉस 30, एफ अगर हम अच्छा नॉर्मल निकल गया तो नॉर्मल से हम यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन निकालते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आ रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं, तो एफ एल निकाल लेते हैं, तो वो क्या होगा म्यू एस इंटू एन। म्यू एस का वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है ना 0.3, तो 0.3 इंटू 60, ये कितना आ गया
18 न्यूटन। और एफ के कितना आएगा, तो म्यू के इंटू एन, म्यू के का वैल्यू कितना है 0.25 इंटू 60, और ये आ जाएगा हमारे पास 15 न्यूटन। मतलब कि 18 न्यूटन तक बॉडी अगर हम अप्लाई करें फोर्स तो बॉडी मूव नहीं करेगी, राइट। हम ऑलरेडी फोर्स लगा रहे हैं कितना, एफ कॉस थीटा लगा रहे हैं फोर्स, राइट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो एफ कॉस थीटा यानी कि जो अब एफ कॉस थीटा है हमारे पास, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, एफ कॉस थीटा यानी एफ 50 और कॉस 37, विच मीन्स 50 इंटू 4/5, दैट मीन्स 40 न्यूटन। अब ये तो ज़्यादा हो रहा है एफ एल से, तो इस केस में क्या हो गया कि अब बॉडी मूव करेगी, और जब मूव करेगी तो हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो जब काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा तो हम फोर्स इक्वेशन लिख सकते हैं कि एफ कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एम ए, और एफ कॉस थीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास 40 माइनस ये 15 इक्वल्स टू 3 ए। 40 माइनस 15 कितना होगा 25/3, दैट वुड बी ए। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, ए का वैल्यू हो गया 8.33 मीटर पर सेकंड। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन पूछा गया है कि इन द प्रीवियस एग्जांपल सपोज वी हैव द ब्लॉक बाय पुलिंग इट, वी हैव टू सपोज वी मूव द ब्लॉक बाय पुलिंग इट with the help of the massless string tied to the block as shown in here, right? What is the force F required to produce the same acceleration in the block as obtained in the last example? अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये पहले पिछले वाले क्वेश्चन से लिंक है, कि इसमें बोला गया है कि सारा कन्फ्यूजन मास मास सब कुछ सेम है, सिर्फ एफ का जो वैल्यू है हमें निकालना है कि एफ का वैल्यू कितना होगा, सो दैट कि जो एक्सेलरेशन है लास्ट क्वेश्चन में जो एक्सेलरेशन आया था 25/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि 8.33, वही इसका एक्सेलरेशन है। तो मास कितना था हमारे पास दिया, इस क्वेश्चन में मास कितना दे रखा था, 3 kg मास दे रखा था, और म्यू के का वैल्यू था 0.25। मास हो गया हमारे पास 3 kg, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना दे रखा है 0.25, 0.25, और साथ ही साथ यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारे पास आया था 25/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें एफ यहाँ पे एफ का वैल्यू निकालना है जो कि ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे। इसमें फिर से इसमें हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो ऊपर कितना लगेगा हमारे पास, एक तो ऊपर लग जाएगा नॉर्मल फोर्स, नीचे आ जाएगा एम जी, ठीक है। बॉडी इधर मूव कर रही है तो इधर लगेगा फ्रिक्शन, ओके। और ये एफ है, तो एफ का एक कॉम्पोनेंट होगा इस साइड में एफ कॉस थीटा, और इधर लगेगा एफ साइन थीटा, ठीक है। ये प्लस दोनों, ये दोनों फोर्स ऊपर ही लग रहा है। और ये एंगल, ये जो थीटा है, यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में थीटा था 37 डिग्री, तो यहाँ भी हम 37 डिग्री लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसके बेसिस पे। तो देखो अगेन सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, नॉर्मल कैलकुलेट करना, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, एन प्लस एफ साइन 37 इक्वल्स टू एम जी। एन का वैल्यू कितना होगा, एम जी माइनस एफ साइन 37 डिग्री, एम का वैल्यू कितना है 3, जी 30 माइनस एफ साइन 37 का वैल्यू होता है 3/5। ये हो गया नॉर्मल का वैल्यू, ठीक है। अब हम इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखें, इसका फोर्स इक्वेशन, तो क्या आएगा, एफ कॉस थीटा माइनस एफ इक्वल्स टू एम ए। एफ कॉस थीटा यानी एफ का वैल्यू, एफ कॉस 37 का वैल्यू होता है 4/5, 4/5, और माइनस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होता है म्यू इंटू एन इक्वल्स टू 3, और ए का वैल्यू कितना है 25/3, राइट। ये 3 3 कैंसिल आउट हो गया, और ये आ गया 4F/3
5 माइनस, और म्यू का वैल्यू कितना है 0.25, 0.25, एन का वैल्यू कितना आया हमारे पास 30 माइनस एफ 3f/5 इक्वल्स टू 25, राइट। फर्दर सॉल्व करें तो 4f/5, अच्छा ये 0.25 को हम अगर करना चाहे रेशियो में तो ये 1/4 लिख सकते हैं, तो 1/4 इंटू 30, तो माइनस 30/4, और ये माइनस माइनस प्लस 3f/4 इंटू 5 यानी 20 इज इक्वल टू 25। इसको फर्दर सॉल्व करें, बाय द वे ये कितना हो जाएगा 4f/5 प्लस 3f/20, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, इसका हम एलसीएम मिलते थे जगह 20, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, प्लस ये हो गया यहाँ पे 3f इक्वल्स टू 25, और ये माइनस 3/4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 25 प्लस 30/4, तो ये हो गया 19f/20 इक्वल्स टू 25 इंटू 4 100 प्लस 30 130/4, तो f का वैल्यू कितना आ गया 130 इंटू 20/19 इंटू 4, 4 5 जा 20, तो हमारे पास टोटल जो वैल्यू आएगा 34.12 न्यूटन, ये हो गया अप्लाइड फोर्स का वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है मेंस 23 का, मेंस 2023 का। इसमें बोला गया कि बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विथ एन इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, तो यू का वैल्यू दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। अ बॉडी स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकेंड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड द फ्लोर, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू 10 लेना है। तो यहाँ पे दे रखा है क्या कि ये बॉडी है, ये मूव कर रही है इधर, और ये डी एक्सेलरेट हो रही है। इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, डी एक्सेलरेट हो रही है। अब डी एक्सेलरेट क्यों हो रही होगी, तो ऑब्वियसली इस पर कोई फोर्स लग रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। ये 20 मीटर पर सेकेंड से ये इधर मूव कर रही है, राइट, और ये डी एक्सेलरेट हो रही है, कहीं कुछ दूर जा करके इसका वेलोसिटी हो गया 0। अब जब तक से ये मूव कर रही है तब तक से इसके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स, राइट, है ना। तो ये यही फ्रिक्शन फोर्स है जो इसके डी एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो हम फ्रिक्शन फोर्स अगर कैलकुलेट करें, ओके, तो पहले हम इसका डी एक्सेलरेशन का वैल्यू ए निकाल ले, उससे हम फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, और फ्रिक्शन फोर्स से फिर हम एन के साथ कैलकुलेट करके म्यू का वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। ये हमारा प्लान है इसको सॉल्व करने का। तो सबसे पहले हम ए का वैल्यू निकाले थे कि डी एक्सेलरेशन क्या है, तो हमें पता है बी इज इक्वल्स टू यू और प्लस ए टी होता है, राइट। बी है 0, यू का वैल्यू दे रखा है ना 20, प्लस ए और टाइम कितना है 5 सेकेंड, तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना हो गया -20/5, विच मीन्स -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -4 का मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन जो है इस डायरेक्शन में, राइट। तो इसका मतलब यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 4। अब फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू ही जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है, फोर्स इस वही लग रहा है ना। मास कितना है 10 kg, तो 10 इंटू 4 हमारा कितना आ गया 40 न्यूटन। जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है वो 40 न्यूटन है। अब बोलोगे सर यहाँ पे एक्सेलरेशन तो निगेटिव आया, यहाँ 4 मीटर पर सेकंड, आपने ए का वैल्यू 4 ही लिया। देखो ऐसा है कि यहाँ पे हमें पता नहीं था एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, हमने बस सिंपल वैल्यू पुट किया और ए का वैल्यू -4 आ गया। इससे क्या पता चला कि जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो इधर है, निगेटिव है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, राइट। अब यहाँ जब मैंने एफ दिखाया है तो ऑलरेडी मैं बता दिया कि एफ और ए एक सेम डायरेक्शन में, इसलिए हमने ए का वैल्यू 4 ले लिया। अगर ए का वैल्यू एफ लेते तो यहाँ पे निगेटिव आता, निगेटिव का मतलब है कि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन लिया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये समझने वाला बात है। एफ इज इक्वल टू 40 न्यूटन, कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे। अब यहाँ पे हम ना एन का वैल्यू निकाल लेते हैं। एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा इस ब्लॉक पे
तो एन का वैल्यू हो जाएगा एम जी के बराबर, और एम का वैल्यू है 10, जी का वैल्यू हमें 10 ही लेना है, तो ये हो गया 100 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स बराबर होता है क्या, म्यू इंटू एन, और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कितना आया था 40, और म्यू एन का वैल्यू कितना है हमारे पास 100, तो यानी कि म्यू का वैल्यू कितना हो गया 40/100, विच मीन्स म्यू का वैल्यू आया 0.4। दैट मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं, ये मेंस 2023 का क्वेश्चन था, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोला गया है कि द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 0.5 kg एंड अ वर्टिकल रफ वॉल is 0.2. The magnitude of horizontal force that should be applied on the block to keep it in adhere to the wall will be n. तो हमें n का वैल्यू निकालना है, राइट। जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे वो निकालना है। बेसिकली यहाँ पे ऐसे करके ये वॉल है, इस पे फोर्स लगाएंगे हम F, ये F का वैल्यू निकालना है, क्योंकि इधर जितना F लगाएंगे ये जो सरफेस है कॉन्टेक्ट सरफेस, ये इस पे उतना ही नॉर्मल फोर्स लगाएगा, राइट। इधर हमारा फ्रिक्शन लगेगा और इधर लगेगा वेट, तो फ्रिक्शन किसके बराबर आएगा, वेट के, राइट। और हमें निकालना है क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F सो दैट कि ये इसको सस्टेन कर ले। तो सॉरी, मिनिमम वैल्यू हॉरिजॉन्टल दैट शुड बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, और मिनिमम वैल्यू ऑफ F बोले जो कि इस फोर्स को सस्टेन करे। तो जो फ्रिक्शन फोर्स हो वो इट शुड बी इन सच अ वे, राइट, कि जो F का वैल्यू से जो फ्रिक्शन है म्यू इंटू एन करके लिमिटिंग फ्रिक्शन वो इसके बराबर है, राइट। कोई दिक्कत, तो हम यहाँ पे F इक्वल्स टू फर्स्ट एम जी रख ले, और F का वैल्यू कितना आ जाएगा म्यू इंटू एन इक्वल्स टू एम जी। म्यू का वैल्यू हमारे पास दे रखा है इन्होंने 0.2, और न्यूटन यही तो आएगा F एन का वैल्यू, क्योंकि F माइनस एन इक्वल टू 0 होगा, तो F का वैल्यू कितना आ जाएगा एन, राइट। यानी कि F इक्वल्स टू मास कितना है हमने ले लिया है 0.5, और G का वैल्यू 10, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 5/0.2, 25। तो फ्रिक्स ये जो फोर्स का वैल्यू आया हमारे पास ये कितना आया 25 न्यूटन। तो हमें मिनिमम 25 न्यूटन तो अप्लाई करना ही होगा, तभी जाकर के ये बॉडी को सस्टेन कर पाएगा, राइट। क्योंकि इस 25 न्यूटन के कॉरस्पॉन्डिंग जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा वो इसके वेट को, जो कि हमारा 50 न्यूटन है, वो सस्टेन कर, सॉरी 5 न्यूटन है, 5 × 10, 5 न्यूटन जो आएगा वो इसको सस्टेन करने के लिए सफिशियंट होगा। अदरवाइज उससे कम करेंगे तो बोर्ड ये फ्रिक्शन फोर्स उतना सफिशियंट नहीं होगा, और ये बॉडी नीचे स्लाइड करना शुरू कर देगी। क्लियर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है इन्होंने, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि फिगर शोज 3 ब्लॉक्स ऑन रफ सरफेस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स P ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, मतलब यहाँ P है, उन तीनों में सेम P लग रहा है, राइट। इन ऑल 3 केसेस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज सेम बिटवीन ईच ब्लॉक एंड ग्राउंड, सबके लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी सेम है। What possible relation hold between magnitude of normal reaction and friction forces, assuming that blocks do not overturn about the edge? Here, FA, FB, and FC are frictional forces. NA, NB, NC are normal reactions. ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये जो क्वेश्चन है ना, मैं बता दूं, एक्चुअली ये ना मल्टीपल करेक्ट इसमें पॉसिबल है, राइट। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है ये, जेई में ये आता है, राइट। तो इसमें एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं, ओके। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले तो फर्स्ट वाले ब्लॉक में देखते हैं। सबसे पहले अगर पहले वाले की बात करें ब्लॉक ए की, तो हमारे पास क्या है, इधर लग रहा है यहाँ पे P, ये है एंगल थीटा। इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो क्या आएगा, एक ये ऊपर जाएगा हमारा नॉर्मल NA, नीचे आ गया mg, और P के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर आ जाएगा P cos थीटा, और इधर आ जाएगा नीचे साइड में P sin थीटा। तो अगर हम
ए के वैल्यू लिखिए हम, तो एन ए वुड बी इक्वल्स टू एम जी प्लस पी साइन थीटा। ये हो गया एन ए का वैल्यू, इसका एन ए का। ठीक है, अब बात करते हैं बी में। तो बी में फोर्स लग रहा है इधर, ये पी, ये है एंगल थीटा। तो इसको अगर हम फ्लूइड डायग्राम बनाए तो क्या होगा, ऊपर की तरफ लगेगा हमारा नॉर्मल एन बी, नीचे की तरफ एम जी। इसके अलावा ये जो पी है ना, इसका दो कॉम्पोनेंट हो जाएंगे, ये हो जाएगा इधर पी कॉस थीटा, और ये आ जाएगा पी प्लस पी साइन थीटा। इसका एक कॉम्पोनेंट इधर आ गया और एक कॉम्पोनेंट इधर आ गया। ठीक है, अब जब अच्छा, कुछ लोगों का कन्फ्यूजन था कि यहाँ पे पी एक बार लिख रहे हैं, तो फिर जब पी को साइन थीटा पी कोस थीटा कर रहे थे, इसको साथ में यूज़ करना है या नहीं करना? नहीं भाई, पी साइन थीटा और पी कोस थीटा हमने इसको ऑलरेडी ब्रेक कर दिया, तो अब पी के जगह पे हम पी साइन थीटा पी कोस थीटा यूज़ करेंगे एक्सिस के लॉन्ग, राइट? तो यहाँ पे अगर नॉर्मल का हमें इक्वेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, एन बी प्लस पी साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी, और यहाँ से एन बी का वैल्यू आ जाएगा एम जी माइनस पी साइन थीटा। ये हो गया एन बी का वैल्यू, राइट? और फिर तीसरा है हमारे पास, जब पी इधर लग रहा है, जब पी हॉरिजॉन्टल लग रहा है तो हमारे पास ये हो गया एन सी, नीचे एम जी। अब यहाँ पे एन सी इक्वल्स टू एम जी। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो नॉर्मल ए, एन ए, एन बी और एन सी, इन तीनों को अगर कंपेयर करें तो एन ए वुड बी ग्रेटर देन एन सी वुड बी ग्रेटर देन एन बी। ये हो रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब फ्रिक्शन के बारे में जब हम बात करेंगे तो फ्रिक्शन के बारे में एक बात हमको ध्यान रखनी होगी, वो क्या है कि बॉडी क्या स्लिप कर रहा है या नहीं स्लिप कर रहा है। अगर बॉडी स्लिप कर रहा है, यानी पी का जो वैल्यू है इस सभी के लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है, तो इन दैट केस जो फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन हम ले लेते हैं, राइट? तो उसमें फ्रिक्शन जिसका नॉर्मल ज़्यादा होगा उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, यानी कि एफ ए वुड बी ग्रेटर देन एफ सी वुड बी ग्रेटर देन एफ बी, यानी कि ये ऑप्शन हो गया, राइट? ये कब होगा, जब बॉडी स्लिप कर रही है। ये कब होगा, व्हेन बॉडी इज स्लीपिंग, इज स्लीपिंग। स्लीपिंग मतलब स्लिप कर रहा है, राइट? अब क्या हो जब बॉडी स्लिप नहीं कर रहा, राइट, सभी रेस्ट पे हो, तो उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन में जो फोर्स होता है वो लगने वाले फोर्स, जो उनका फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है उसके बराबर होता है। और अगर सब में देखा जाए तो सभी में फोर्स क्या लग रहा है, इसमें लग रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स पी कॉस थीटा, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे आ जाएगा ये है पी कॉस थीटा, इधर भी आ रहा है पी कॉस थीटा, बट यहाँ पे पी है। तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ सी सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि वो पी है, वुड बी ग्रेटर देन एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। तो हमारा ऑप्शन सी भी करेक्ट है। ओके, तो ऑप्शन ए बी एंड सी ये तीनों करेक्ट हो गए, डी रॉन्ग है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।